74वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गौरवशाली, पवित्र, प्रेरणामयी भारत भूमि और उसके गौरव और भारत पुत्रों के बलिदान, उनके श्रम के प्रतीक राष्ट्र ध्वज के नीचे चौहत्तरवां स्वातंत्र दिवस और इस अवसर पर राष्ट्र ध्वज का वंदन करते हुए निश्चित ही हम सबके मन में आनंद है, संतोष है, सपने हैं, संकल्प है, निष्ठा है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, कुछ कर दिखाने का साहस है, कुछ श्रेष्ठ और परिणामकारी बना देने की जिद है। यह इस भूमि की अनादि परंपरा है। इस भूमि की अनादि परंपरा यह है कि सभी प्रकार के संकटों से, सभी प्रकार की कठिनाइयों से आगे बढ़ करके, उससे ऊपर निकल करके अपने समाज, अपने जनपद, अपने राष्ट्र के कल्याण का सोचना और उसे कर दिखाना है। यह स्वतंत्रता दिवस स्वाभाविक है, एक ऐसी परिस्थिति में देश मना रहा है जो पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा था। जनवरी के महीने तक दुनिया ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मार्च के महीने तक दुनिया इसके विकराल स्वरूप से परिचित भी नहीं हो पाई थी। एक विषाणु ने समस्त मानवीय सभ्यता के समक्ष प्रश्न खड़े कर दिए। लगभग पूरी दुनिया, 206 देश तालाबंदी के शिकार हो गए। मनुष्य का यह गर्व कि विज्ञान के द्वारा, तकनीक के द्वारा उसने इस प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के सभी संभव साधन अर्जित कर लिए हैं और उसके द्वारा इस धरती को जिस प्रकार से चाहेगा संचालित करेगा, इस प्रकार का भ्रम बहुत सारे राष्ट्रों के समक्ष जो समस्याएं हैं उनकी चर्चा का न तो यह अवसर है, न तो उसकी याद की जरूरत है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी भारत के जन ने, भारत के सामान्य आदमी ने विपरीत परिस्थितियों से साहस, बंधुता, करुणा, यत्न, परिश्रम के द्वारा हर संकट से पार पाया जा सकता है। कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, कोई ऐसा दुख नहीं है जो मनुष्य के साहस और उसके सत्संकल्प, उसके परिश्रम से खत्म न हो सके, समाप्त न हो सके। पूरी दुनिया एक अजीब किस्म के उदासी के भाव से, अवसाद के भाव से जब गुजर रही है, भारतीय जन इन संकटों के बीच भी
अपनी आनंद की वृत्ति के साथ है। आनंद वस्तुओं से नहीं है, आनंद स्थितियों से नहीं है। आनंद वस्तुओं और स्थितियों को दूसरे तक पहुंचाने के यत्न में होता है। जब हम दूसरे को सुखी करने का प्रयास करते हैं तो स्वयं को आनंद होता है। यह जो भारतीय अवधारणा है, भारत के जन की, समस्त जन की, उपासना पंथों के भेद के बाद भी भारतीय जन की यह जो धर्म दृष्टि है, यह जो संस्कृति दृष्टि है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह जो अवधारणा है, इस अवधारणा के कारण से भारतीय समाज दुनिया में फैले हुए कोविड-19 जन्य अवसाद से सर्वथा मुक्त है। और इस बीच भारत ने वो चीजें कर दिखाई हैं, सामान्य जन के प्रयासों से कर दिखाई हैं, जिसकी कल्पना दुनिया नहीं कर सकती थी। जब बड़े बड़े राष्ट्र अपनी जरूरत की चीजों के लिए दुनिया के अन्य देशों के सामने हाथ फैला रहे थे, भारतीय जन ने उस कालखंड में आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया और वो सारे क्षेत्र जिसमें दुनिया से हमें कुछ भी प्राप्त होने की स्थितियां नहीं थी, प्राप्त करना उचित नहीं था, मिलने की संभावना नहीं थी इन तीनों के होने के बाद भी, उन सब को अपने श्रम से, अपनी मेधा से, अपने कौशल से समर्थ भारतीयों की निष्ठा से इस देश ने कर दिखाया है। 74 वर्ष पहले हमने जब 7 समुंदर पर शासन करने वाले अंग्रेजी राज से इस देश की आजादी प्राप्त की थी तो भी असंभव था। 73 वर्ष बीतते बीतते हमने कोरोना जैसे कठिन कालखंड में जब एक जन आंदोलन के तौर पर आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि सामने प्रस्तुत की थी, यह भी असंभव था। लेकिन हर बार असंभव को संभव जो कर दिखाता है वही भारतीय मन है, भारतीय चेतना है, भारत की प्राण शक्ति है, भारतीय लोगों की जिजीविषा है, भारत जन के आनंद का मूल है। ऐसी स्थिति में केवल उत्पादन के क्षेत्र में, केवल वितरण के क्षेत्र में, केवल सामाजिक कल्याण और सामाजिक सहभाग के क्षेत्र में ही विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले राष्ट्र के रूप में हम नहीं पहचाने गए हैं। जब लोगों ने सपने देखने बंद कर दिए थे क्योंकि मान लिया था कि दुनिया के खात्मे का वक्त आ गया है, उस समय इस देश में आने वाले 30-40 वर्षों को लक्ष्य करके नई शिक्षा नीति आती है। जब दुनिया जीवन बचेगा नहीं इसका रोना रो रही थी, हम भविष्य का जीवन मनुष्य का, मानवता का, भारत का, भारतीयता का कैसा होगा इसके शैक्षिक सपने बुन रहे थे। जब पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करो, लॉकडाउन खत्म करो, आर्थिक गतिविधियां शुरू करो, हमको आज जीने का अवसर दो, इस प्रकार के नारे लगा रही थी, तब भारत का जन, भारत का बुद्धिजीवी, भारत का कल्पनाजीवी शिक्षक आने वाले 100 वर्षों में भारत की शिक्षा कैसी होगी, भारत में संस्कार कैसे होंगे, 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना भारत कैसे करेगा, 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करते हुए 22वीं शताब्दी में जाने वाला भारत श्रेष्ठतम राष्ट्र के रूप में 21वीं शताब्दी में उभर करके सामने आएगा, इसका रोड मैप तैयार कर रहे थे। 185 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को खारिज करते हुए इस देश के बुद्धिजीवियों ने भारत के लिए, भारतीयों के द्वारा भारत की आवश्यकता का अनुभव करते हुए भारतीय जन और भारतीय युवाओं और शिशुओं
में संस्कार शिक्षण संकल्पनाएं किस प्रकार से बनेंगी, किस प्रकार की दुनिया वो देखेंगे, किन सपनों के साथ दुनिया में पलेंगे, बढ़ेंगे, यत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, सपने सजाएंगे और भव्य भारत बनाएंगे, इसका एक दृष्टिकोण आया है। मैं इसकी जानबूझ करके चर्चा इसलिए कर रहा हूं, इस विश्वविद्यालय परिवार के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिशु की शिक्षा आंगनवाड़ी से लेकर के उच्चतर शोध के क्षेत्र तक एक ही चीज उपेक्षित थी, वह भाषा की शिक्षा और शिक्षा की भाषा। इस देश की शिक्षा नीति जो 1949-50 में एक प्रस्ताव के रूप में आई, 1968 में एक पॉलिसी के रूप में आई, 1986 में दूसरी पॉलिसी के रूप में आई, 1992 में उस पॉलिसी में एक संशोधन के रूप में आई, जोड़ के रूप में आई, इन सब में भाषा की शिक्षा और शिक्षा की भाषा यह उपेक्षित प्रश्न था। भारतीय भाषाओं, हिंदी को केंद्रित करते हुए भारत की भाषाओं, भारत की जबान, भारत मां की बोली, भारतीय जन की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली वाणी, यह शिक्षा का भी माध्यम बने, यह विज्ञान का माध्यम बने, तकनीक का माध्यम बने, यह उत्पादन का माध्यम बने, यह वैश्विक भूमिका का निर्वहन करे और इसके द्वारा बनने वाली जो भारतीय चेतना है वही प्रकर्षोज्वल भारतीय चेतना भारत के वास्तविक गौरव की प्रतिष्ठा होगी। इसको अभिलक्ष्य करके यह विश्वविद्यालय स्थापित था। यह शिक्षा नीति देश के इतिहास में पहली बार इस रूप में आई है जिसमें भाषा की शिक्षा और शिक्षा की भाषा, इन दोनों पर विशेष जोर दिया गया है और यह जोर भारतीय भाषाओं को केंद्रित करके दिया गया है। केवल विश्वविद्यालयी शिक्षा ही नहीं, उच्च शिक्षा ही नहीं, उच्च शिक्षा के आगे बढ़ते हुए समस्त अनुसंधान की माध्यम भी हिंदी बननी चाहिए, भारतीय भाषाएं बननी चाहिए। इसलिए यह एक चुनौती हमारे सामने आई है, इस विश्वविद्यालय के सामने आई है। यहां चुनौती को अवसर में नहीं बदलना है, अवसर आया है चुनौती के रूप में इसका सामना करना है, इसको मुकाबिल करना है और इस चुनौती का सामना करते हुए अंततः अपने विश्वविद्यालय होने की चरितार्थता को साबित करने की स्थिति में आया। बड़ी मजेदार बात है, ये देश 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अगले वर्ष जब हम इस राष्ट्रध्वज के समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर भारत के अमर शहीदों को, अमर हुतात्माओं को अपनी सर्वोच्च श्रद्धा समर्पित करने के लिए, उनके बलिदान को स्मरण करने के लिए और उनके बलिदान की स्मृति के आलोक में भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर भारत के संकल्प के साथ जब एकत्रित होंगे तो हम 75वें वर्ष में होंगे। भारतीय परंपरा में यह काल जब प्रारंभ होता है तो मनुष्य के संन्यस्त हो जाने का काल होता है। अपनी आकांक्षा और कामनाओं से परे होते हुए लोक कल्याण के लिए चरैवेति विक्खवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अवधारणा के साथ 75वें वर्ष से एक भिक्षु का, एक सन्यासी का, एक अपनी समस्त उपलब्धियों का लोक के कल्याण के लिए न्यास कर देने वाले व्यक्ति के रूप में जीवन जीने की परंपरा रही है हमारी। इसलिए वह वर्ष हमारे लिए इस मूल्यांकन का वर्ष होगा कि क्या हमने वह उपलब्धियां अर्जित की हैं जो समाज के हित में, लोक के हित में, व्यक्ति के हित में, इस विश्वविद्यालय में आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को जगा करके सपने देखते हुए आने वाले युवा के हित में फलदायी हो सके, परिणामकारी हो सके और उसके हित को करते हुए और अगली पीढ़ियों के लिए नए हित और सुख का सृजन कर सकते हैं।
ये कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय के भी जो 24वां वर्ष होगा और उसके अगले वर्ष ही जब हम अपनी हीरक जयंती मनाएंगे तो चरितार्थता को, अपनी प्रासंगिकता को, अपने संकल्प को अपनी आंखों से देखने वाले विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य के रूप में हम होने वाले हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि यह अवसर हमारे लिए तैयारियों का है, नए सिरे से तैयारियों का है। जब भाषाओं के माध्यम से शिक्षा और भाषाओं की शिक्षा के लिए एक बड़ा आकाश खुला है, जब संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए सभी क्षेत्रों में संकल्पबद्ध होकर के बढ़ने की स्थिति में है, भाषिक स्वराज्य की प्राप्ति, हिंद स्वराज्य को भाषा और विचारों के माध्यम से अपनी चेतना का हिस्सा भारतीय जन बना सके, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने वाले राष्ट्र विश्वविद्यालय के रूप में, राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत माता के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में, अपने भारतीय जन बंधुओं, भाइयों बहनों, परिवार के सदस्यों के रूप में उनका विचार करते हुए उनके हित में हम क्या न्यस्त करने वाले हैं, हम क्या निछावर करने वाले हैं, हम क्या उनके लिए त्याग करने वाले हैं, क्या दान देने वाले हैं, किस प्रकार के आदर्श अपने कर्म से, अपने जीवन चरित्र से हम प्रस्तुत करने वाले हैं, इसका मूल्यांकन करने के यह 2 वर्ष हैं। इन 2 वर्षों में जो गति हमारी किसी कारण से धीमी रह गई है, जो लक्ष्य अधूरे रह गए हैं, जो सपने परवान नहीं चढ़ सके हैं, परिवार के दिए गए दायित्वों में से जिन दायित्वों की पूर्ति की दिशा में हमारे कदमों ने गति नहीं पकड़ी है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था उस लक्ष्य से हमें कोई दिशा भ्रम हुआ है, तो इन सब का संशोधन और परिमार्जन करते हुए हम भारत के जन के शिक्षक, भारत के जन के शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रेष्ठतम नागरिक, उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त किए हुए देश के कुछ विशिष्ट युवा, इस रूप में जब विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, छात्र सब अपनी भूमिका का मूल्यांकन करते हुए, भारतीय भूमिका का मूल्यांकन करते हुए, भारत मां के बेटे के रूप में अपना मूल्यांकन करते हुए, विश्व मानवता के नागरिक के रूप में अपना मूल्यांकन करते हुए एक श्रेष्ठ विश्व बनाने की दिशा में बढ़ेंगे। एक ऐसी सभ्यता की निर्मित की हम दृष्टि प्रस्तुत कर सकें जिसमें अब कोई अवसाद ना आएगा। अब मनुष्य आत्महत्याएं नहीं करेगा। जीवन के मूल्य को समझता हुआ इस जीवन को बेहतर बनाने वाला और इस जीवन को बेहतर बनाते हुए अन्यों के लिए बेहतर सृजित करने वाले मनुष्य के रूप में निर्मित करेंगे। एक ऐसी उच्च शिक्षा का, ऐसी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा का, भारतीय वाक्य के माध्यम से उच्च शिक्षा का हम स्वरूप प्रस्तुत करेंगे जिसके लिए संपूर्ण भारत हमारे विश्वविद्यालय की ओर देख रहा है। आप सबने किया है। 1 वर्षों का मूल्यांकन करें तो हमारी उपलब्धियों की सूची भी कम नहीं है, लेकिन मंजिल बाकी, लक्ष्य अधूरा। और तब तक, जब तक
लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी क्षण श्रांत हो या निश्चिंत हो, बैठ जाना, ठहर जाना, यह कर्मवीर के लिए कतई शोभनीय नहीं है। इसलिए कर्म योग की अपनी साधना और गति पकड़ेगी। इन विपरीत परिस्थिति के बीच भी भारत ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एक काम तो पक्का किया है, वह कि दुनिया को अवसाद से मुक्त करने के लिए कैसा जीवन होना चाहिए यह दिखाया है। यह जीवन किस प्रकार से आप ला सकते हो दुनिया वालों, यह करके दिखाना, बता के दिखाना, समझाना, चलने का तरीका सिखाना, यह उच्च शिक्षा क्षेत्र के जिम्मे है। और उसके हम हितधारक होने के नाते, उसके हिस्सेदार होने के नाते, ये सिखाने, दिखाने और चलाने की जो जिम्मेदारी हमको पड़ी हुई है, जो बताने का दायित्व हम पर पड़ा हुआ है, हम इसको पूरा करने वाले नागरिक के रूप में 2 वर्षों तक अहर्निश यत्न करेंगे। और भारत के 75वें वर्ष स्वतंत्रता के और इस विश्वविद्यालय के 25वें वर्ष, इन दोनों को जोड़ते हैं तो स्वर्ण शताब्दी की निर्मित करेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं आप सबका इस महान पुण्य कार्य में प्रसाद की पंक्तियों के साथ आह्वान करता हूं। अमृत्यपुर पुत्रो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आप सब अमृत पुत्र हैं, ज्ञान की साधना करने वाले सब अमृत पुत्र हैं। भारत की उन्नति वह प्रशस्त पुण्य पंथ है जिससे संपूर्ण दुनिया का, वसुधा का कल्याण होने वाला है। तो वसुधा के कल्याण की वेला में हमारी भूमिका के दिन आए हुए हैं। इसमें आप सबकी सहभागिता का आह्वान करते हुए पुनश्च आप सबको, पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, वर्धा के जन को और इसके माध्यम से संपूर्ण देश वासियों को, बंधुओं को, भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की बहुसह बधाई देते हुए मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, ऐतिहासिक पर्व है। गांधी और विनोबा की तपोस्थली से भारत की जय और जगत की जय। हमारा भी वैभव बढ़ेगा और पूरी दुनिया का वैभव बढ़ेगा। हम सुखी होंगे, पूरी दुनिया को सुखी बनाएंगे। ये जो अवधारणा विकसित हुई थी, हिंद स्वराज्य से जय जगत तक की जो अवधारणा है, दोनों में भेद नहीं, अभेद पूर्वक विस्तार है जिस अवधारणा में, उसके उत्तराधिकारी हम हैं और हम ऐसा कर दिखाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।